कैसी बख्शिश का ये सामान हुआ फिरता है, शहर सारा ही परेशान हुआ फिरता है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, शहर का शहरी मुसलमान हुआ फिरता है। इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तानियों का महबूब तरीन मशगला है। इंतहा पसंदी, जनूनियत और हैवानियत हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। इख्तलाफ राय को लिफाफा कहना और सियासी मुफाद की खातिर मजहबी टच अब फैशन बन चुका है। सियासी मुखालफीन को गद्दार डिक्लेयर करना और ख़ुद मज़हब के पीछे छुप जाना इमरान खान की सियासत का खासा रहा है। इस कौम का अलमिया ये है कि जिस शख्स का किरदार सब के सामने है, जिसकी फहश गुफ्तगू ऑडियो लीक्स की सूरत में हर खास आम की पहुंच में है, वो शख्स मज़हब को सियासी हथियार बनाता है, हाथ में तस्बीह पकड़कर रियासत मदीना का नारा लगा देता है और हमारे अवाम उसे सच मान लेते हैं। बदमस्त इतने हैं कि किसी को कोई शर्म, कोई तमीज़ नहीं कि कहां पर क्या बात करनी है। असेंबली फ्लोर पर खवातीन की मौजूदगी में और पूरे पाकिस्तान के सामने गलीज़ तरीन ज़बान के इस्तेमाल से दुनिया को बताया जाता है कि हम कौन हैं, हमारी तरबियत क्या है और हम अपनी माओं और बहनों के सामने कैसी गुफ्तगू करते हैं। जहालत के समंदर में मस्ती खेल के अल्फाज कौम के साथ साथ उनके घर तक तो ज़रूर पहुंचे होंगे। उनके घर वालों का तो खैर पता नहीं, मगर पीटीआई के कुछ लोग ज़रूर हैं जो मुजम्मत से ज़्यादा वाह वाह कर रहे हैं। जब गलीज़ गालियों पर भी आप नदामत के बजाय फ़ख्र महसूस करें तो समझ लें कि आप लाइलाज हो चुके हैं। सियासी और मजहबी तकसीम को बढ़ाने में इमरान खान का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज इस मुल्क का ये हाल कर दिया गया है कि सियासी और मजहबी जत्थों से सभी, जी हाँ सभी, पनाह मांगते हैं। अकलियत तो दूर, इस मुल्क में अक्सरियत भी महफूज नहीं। अपने ही हाथों से तराशे गए सियासी और मजहबी बुत आज इतने कदावर हो चुके हैं कि उन्हें तोड़ने के लिए रियासत का कद भी छोटा लग रहा है। पुलिस हो या अदालतें, कानून नाफिज करने और मुजरिमों को सजा देने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रहे हैं। और यही वजह है, जी हाँ यही वजह है कि तौहीन इमरान खान पर सियासी जत्थे फौजी अमलाक पर चढ़ दौड़ते हैं। और ऐसा खूबसूरत इलाका भी अब इसकी भेंट चढ़ गया है, जहां के बसने वाले खुद तालिबान के हाथों सरेराम मरते और कटते रहे। आज वो लोग भी अपने पास आए एक मेहमान को बगैर किसी तस्दीक या सबूत के जिंदा जला डालते हैं। वो नासूर जो पहले सिर्फ सिंध और पंजाब तक महदूद था, इसका सयाहती मुकामात तक पहुंच जाना इंतहाई तशवीशनाक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को बैक वक्त अंदरूनी और बैरूनी महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है। आए रोज़ पाक अफवाज के जवानों को दहशतगर्द निशाना बना रहे हैं। हालात की संगीनी भांपते हुए हुकूमत पाकिस्तान एक और मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ बढ़ रही है। मुल्की इस्तेहकाम का अज़्म लिए हमारे जवान दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाएंगे। हुकूमत ने इस ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है, मगर हमेशा की तरह यहाँ भी एक पसूड़ी पड़ गई है। और ये पसूड़ी डालने वाले कोई और नहीं बल्कि वो ही पुराने पीटीआई वाले हैं। जी हाँ, इस वक्त जहां पूरी कौम इस बात पर मुत्तफिक है कि दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन होना चाहिए, वहां एक सियासी जमात, जी हां एक सियासी जमात ऐसी है जो इसकी मुखालफत कर रही है। वो तहरीक इंसाफ, जिसने अपने इक्तदार के आखिरी दिनों में पाकिस्तान से भागे हुए दहशतगर्दों को असले समेत वापस लाकर बसाया था, आज एक बार फिर उनकी हिमायत में सामने आ गई है। असेंबली फ्लोर पर पीटीआई की दुहाइयां सुनकर सवाल उठता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर पीटीआई की चीखों का क्या मतलब है? क्या तहरीक इंसाफ को अपने फौजी जवानों के आई रोज शहादतों का कोई दुख नहीं है? क्या इमरान खान की पार्टी इस मुल्क में इस्तेकाम नहीं चाहती? इस जमात की हमदर्दियां अपनी कौम, अपनी फौज के बजाय आखिर दहशतगर्दों के साथ क्यों हैं? इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त सीधीबात जोन के अंदर हमें ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल अजहर सिद्दीक साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए जी निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, अजहर सिद्दीक और निहाल हाशमी साहब के फेवरेट कादिर मंदोखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों को मैं गुज़श्ता ईद मुबारक भी कहूँगी और मुझे पता है कि आप तीनों लोगों की ईद पाकिस्तानियों के साथ साथ अच्छी भी गुजरी है और बहुत हैपनिंग भी गुजरी है। क्या कुछ नहीं हुआ इस ईद ब्रेक के अंदर? बहुत सी अहम सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जो कि एक लम्हा फ़िक्री हैं, जो हम सबको एक सोच में डाल देते हैं। जिस तरह से मैंने अपने इब्तिदाइये में भी जिक्र किया, मैं अपने मेहमानों के साथ इसी वाक़े से आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि देखने में तो सबात में होने वाला एक वाक़या जहाँ पर एक इंसान को ज़िंदा जला दिया जाता है, एक सयाह को ज़िंदा जला दिया जाता है, देखने में ये सिर्फ इतना ही है, मगर अगर आप इसको समझें
अगर आप इसकी इंटेंसिटी समझे तो आप एक फिक्र में, एक सोच में चले जाएंगे कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो पूरे पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है, मुझे तो लगता है कि सिर्फ ये सवात का एक वाकया नहीं, इसने हम सबको झंझोड़ दिया है कि पूरे पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बिल्कुल बैठा हुआ है, जैसे कहते हैं ना पूरा पट्टा ही बैठा हुआ है, ये वो वाली सूरत हाल है। और इसमें फिर बैरूनी खदशात, अंदरूनी खदशात, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर एक इमरजेंसी, एक ऑपरेशन, एक इस किस्म की जो हिकमत अमली है, एक स्ट्रैटेजी की कि कि आपको जाकर के इन सारी चीज़ों को ठीक करना है, क्या उसकी ज़रूरत नहीं है? बहुत शुक्रिया बीनेश एंड सलाम टू निहाल हाशमी साहब एंड कादर खान मंदोखेल, और इनको ईद मुबारक गुज़श्ता पाकिस्तानी। देखिए बस आपको पता है ईद इस दफ़ा की हंगामा खेज रही है मेरी, तो वो जिक्र बाद में करेंगे। लेकिन देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये अदम तशद्दुद के वाक़यात ये कोई नए नहीं है। आपको थोड़ा सा सियालकोट में जाना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद इतनी तादाद ये वाक़या की है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। उसकी एक बुनियादी वजह जो मैं समझ नहीं, आप कहें ना कि ऑपरेशन वगैरह, ये कोई ऑपरेशन से इशू सेटल होने वाला नहीं है। ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, असल तो माइंड सेट की बात है ना, और लोगों का एतबार है आपके पुलिस के ऊपर, FIA के ऊपर, एंटी करप्शन या नैब और इन इदारों के ऊपर एतबार नहीं है लोगों को। लोग क्या समझते हैं कि अगर इस तरह का वाकया होता है और हम अदालतों में जाते हैं तो कल वो बाइज्जत बरी ना हो जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि कानून अपने हाथ में ले लें। और आपको पता है कि बहुत से इश्यूज हैं और आज तक हम देखिए बोझ अदालतों में डालते रहते हैं हम, लेकिन असल जो इशू है, आपको पता है कि पुलिस का कन्विक्शन रेट 8% है, FIA का 10-12% है, और एंटी करप्शन का भी इसी के करीब करीब है, और जाके नैब का कह सकते हैं कि वो कन्विक्शन रेट कोई कुछ 70% के करीब था। बकौल इमरान खान साहब के। अज़र सिद्दीक साहब, ये सारे फिगर्स मुझे लगा कि आप सिर्फ पंजाब के बता रहे हैं या विफाक के बता रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का तीसरा टेन्योर है, तीसरी दफ़ा मौका मिला है। और अगर हम सवात की स्पेसिफिकली बात करें, वहाँ पर अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करें तो आपकी पुलिस तो मिसाली होगी सर, क्योंकि उनके तो हुक्मरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थे, वहाँ पर तो शरीफ बरादरान या जरदारी एंड भुट्टो फैमिली नहीं थे। तो वहां पर भी हमने देखा कि KPK की पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का वाकया हुआ। और सर मैं इसको रिलेट करना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा सा मुझे और मौका दें। ये अभी पीछे लाहौर में हमने एक वाकया देखा कि मॉब एक औरत के पीछे पड़ गया और किस तरह से उनको एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने बड़े डिग्निफाइड तरीके से मॉब से जिंदा बचा लिया। सर जी सर। अच्छा, पहली तो बात है आप वो मोहसिन नकवी की रिश्तेदार की बात कर रहे हैं शायद, कि वो यानी बचाने वाले कोई और थे, प्रमोट किसी और को किया, और आज वो कहां से कहां पहुंच गई। अच्छा, वैसे अज़र सिद्दीक साहब, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन कि वो मोहसिन नकवी साहब के रिश्तेदार हैं, वरना मुझे नहीं पता था। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि वो एक कोई काबिल ऑफिसर हैं जिनका नाम शेर बानो है। क्योंकि सर मॉब ये देख के तो नहीं आता ना कि ये फलाने का रिश्तेदार है, टिंगरे का रिश्तेदार है। काबिलियत आती है कि पिछले जब से वो SP हैं, क्या काबिलियत रही है उनकी। सर मैं तो पूरे पंजाब पुलिस को, एक SP पूरे पंजाब पुलिस को रिप्रेजेंट करता है, मैं तो उसका क्रेडिट पूरे पंजाब पुलिस को देती हूँ। जी सर। मैं फिनिश बात खत्म कर लूं आपके सामने। जी सर। खैबर पख्तूनख्वा का कन्विक्शन रेट फिर भी बाकी सूबों की निस्बत बेहतर है। वहां की पुलिस लोगों के घर घुस के मारती नहीं है, वो पुलिस मुकाबले नहीं करती है, ये मानना पड़ेगा आपको। पंजाब की पुलिस में अभी पिछले दिनों कितने पुलिस मुकाबले हुए हैं। लाहौर हाईकोर्ट का लेटेस्ट फैसला जस्टिस अली जी बाजवा का पढ़ लीजिएगा कि जहां पर उन्होंने वो क्या किया। यहाँ तो बार्गेन डीले हो रही है यहाँ पर। यहाँ पंजाब पुलिस जो है इस वक्त कहां से कहां चली गई है। अगर आप पुलिस का कंपैरिजन करना चाहेंगे, एक स्पेशल प्रोग्राम रख लीजिएगा। इशू जरा और है, वो उसके मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए वहां क्या है, अदम तशद्दुद वाले मामले में हमें अपने इदारों पे एतबार करना पड़ेगा। आज आप मुझे बता दें, मैं अभी आपके सामने आप रेफरेंडम करा रहे हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, लोगों को, यानी मैं सिंध पुलिस के हवाले से भी बात नहीं करना चाहता, वो फिर भी बेहतर है पंजाब पुलिस से, कि लोगों को एतबार कोई नहीं है। बलूचिस्तान पुलिस के हवाले से आप देख लें। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, कि ये सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन क्या इस्तेमाल हो रहा है, यानी VIP ड्यूटीज के लिए, वो पतंगबाजी के लिए रोकवाने के लिए, कि जनाब वो प्रोटोकॉल देने के लिए, एक चीफ मिनिस्टर या एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए 1500 2-2000 लोग वहां पर है। यानी वो समझना है कि अज़र सिद्दीक साहब की भरपूर फरमाइश पर, अज़र साहब आपका कहा जो है
वो मैं बिल्कुल रद्द नहीं कर सकती। आपको रेफरेंडम चाहिए, अभी करा लेते हैं। मेरे पास अभी बाकी दोनों पार्टीज के भी लोग हैं, इन्हीं से रेफरेंडम करा लेते हैं। ये पहले पाकिस्तानी है, बाद में पॉलिटिशियंस है। निहाल हाशमी साहब, क्या सिंध की पुलिस, क्या पंजाब की पुलिस, क्या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, क्या बलूचिस्तान की पुलिस, मतलब ये हम किस तरफ निकल पड़े हैं? ना सबूत देखते हैं, ना ये आईनी कानूनी तौर पर किसी किस्म की कोई चीज़ देखते हैं। खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये सही है, ये गलत है, और खुद ही इन कंट्रोल आ जाते हैं और खुद ही एक्शन लेने पर चले जाते हैं। ये तो जंगल का कानून हो गया, ये कोई पाकिस्तान का कानून तो नहीं लगता सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, ये बहुत सेंसिटिव और संजीदा बात है। ये सियासी बात से ज्यादा हमारी मजहबी अख्तार, हमारी कौमी सोच, हमारे माशरे की सोच, हमारे घरों की सोच की अक्कासी करता है। बुनियादी तौर पे जो मेरे भाई ने बात की, अजहर साहब ने, वो तो एक पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इसको, पॉलिटिसाइज। मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, उसको हल करने के दो ही तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप अपने पुलिस को एम्पावर करें, बहुत प्रॉपरली उसको ट्रेन करें। सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं किया जाता है, इनको एक जहनी तौर पे भी ट्रेन करें, उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट के हवाले से भी उनको ट्रेन किया जाए, दीन के अखलाकियात के हवाले से भी उनको ट्रेन किया जाए, और बड़ा एक कोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे जो आयम्मा हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, दीनी भाई हैं, जो हमें दीन की तालीम देते हैं, उनकी बहुत भारी जिम्मेदारी है कि उनको ये बताया जाए, उनका कॉन्फ्रेंस किया जाए, जो सियासी जमात से वाबस्ता है उनको भी, और जो मस्जिद के आयम्मा हैं, जो इमाम हैं, जो मुअज्जिन हैं, उनको बताया जाए कि लाउड स्पीकर इस काम के लिए ना इस्तेमाल करें, कि आ जाओ, जमा हो जाओ मुसलमानों, कोई एक ऐसा शख्स आ गया। ये मस्जिद इस काम के लिए नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है और रहमत की जगह है और अमन की जगह है। ये इसको, इस दोनों चीज़ों को हमें बहुत ही रिगरसली और बड़े बहुत जल्दी इसे एड्रेस करना पड़ेगा। सिर्फ उन्होंने सियालकोट बताया है, देखिए ना, एक पिछले दिनों सरगोदा में भी मंजूर मसीह का वाक़या है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कई औकात बाज़ मजहबी तंजीम भी उसमें शामिल हो जाती है और वो भी लोगों को प्रोवोक करती है। ये इनका काम नहीं है, ये जंगल का कानून। फिर अदालतें, फिर हमारे अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अगर मॉब लॉन्चिंग में मॉब ही फैसला करे कि हमने इसको क्या सजा देना और क्या सजा नहीं देना, तो ये बुनियादी तौर पे ये दो चीज़, और ये जोड़ दें लोकल बॉडीज के साथ। जो हमारे लोकल बॉडीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि वो पुलिस स्टेशन में एक पूरा कोर्स करवाएं। पुलिस वालों के साथ भी हमारे मसाजिद के जो इमाम हैं, खतीब हैं, मौज़ीन हैं, उनके हवाले से भी दीन की उस पहलू को बताएं। दीन कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। हमारा दीन ये नहीं कहता कि एक मुसलमान का कत्ल, एक इंसान के कत्ल के बारे में कहता है। तो कोई भी शहरी वो इंसान होता है, और अगर वो जुर्मदार है तो उसको प्रॉपरली तफ्तीश किया जाए। हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने पुलिस पे, और तब ट्रस्ट कर पाएंगे लोग जब इनको ट्रेनिंग प्रॉपर दे। जो बात हमारे भाई अभी फिर सियासी कर रहे थे, उनको मैं बताता चलूं कि जो उन्होंने कहा 10 साल या सिंध की और पंजाब की पुलिस और 2000 कि पुलिसिंग, हमेशा से पुलिसिंग का काम है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना। केपी में भी हमने देखा जो पुलिसिंग सबसे पहले वहाँ फेल हुई। अगर पुलिसिंग फेल ना होती तो हमें लेवीज की जरूरत नहीं पड़ती, फौज की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरनल सिक्योरिटी का काम फौज का नहीं, ये पुलिस का ही काम है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई वजूहात हो जिसके वजह से सियासी लोग पुलिस को वो ट्रेनिंग और वो इक्विपमेंट नहीं देते और वो अथॉरिटी नहीं देते हैं जो मेंटेन कर सके बेहतर तौर पे लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से। तो इसमें किसी को क्रिटिसाइज करने से बेहतर हम अपने आप को क्रिटिसाइज करें। बहसियत माशरा, बहसियत मुल्क, बहसियत सोसाइटी, बहसियत जिम्मेदारी, हम आज तक क्या कर रहे हैं? हमें ये चीज आज तो शुरू नहीं हुआ है, ये चीज बहुत अरसे से चल रहा है और एक माइंडसेट के साथ चल रहा है। और ये भी हमें देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने निहाल हाशमी साहब। सियासी पार्टीज को, उन सियासी पार्टीज को आप बाकायदा से वार्न करें या फिर उनको बैन कर दें, क्योंकि एक इंसान की भी कत्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता हमारा दिन। ये मेरे अल्लाह के अज़ाब ना नाज़िल हो। हमें चाहिए कि हम अपने आयम्मा को भी एक कोर्स कराया जाए। हमारे जो खतीब हैं, हमारे जो मुअज्जिन हैं, हमारे जो पेशवा में, उनको खतीबों को भी कोर्स करवाया जाए। उनको बताया जाए कि इस्लाम का ये पहलू भी देखा जाए
कि आप बस सिर्फ किसी पे इल्ज़ाम लगा करके लाउड स्पीकर को इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल निहाल हाशमी साहब, बड़ी आपने उम्दा बात की है, लेकिन मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगी। कादिर मंदोखेल साहब, ये निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं कि एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, हर एक की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को एक सैनिटी प्रिविलेशन की तरफ लेकर के जाए, रादर देन कि जी इसमें वायलेंस हो और फिर इसकी सियासी मकासद के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सवात वाले वाक़े के अंदर भी हमने एक थोड़ा सा सियासी इसका टच देखा, लेकिन सिर्फ मैं एक वाक़या करके इसको सिंगल आउट नहीं करना चाहती। मंदोखेल साहब, ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले हम कोई साल 6 महीने बाद, कोई 2 साल बाद कोई एक ऐसा वाकया देखते थे, अब तो बैक टू बैक इस तरह के वाकयात होते जा रहे हैं। हम बहैसियत एक सोसाइटी, हम बहैसियत पाकिस्तानी क्या इतने सेल्फिश, इतने वायलेंट, इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि जो हमें समझ में आएगा और जो हमारे हिसाब से ठीक होगा हम वही दूसरे पर लागू करेंगे? जी बहुत शुक्रिया बेनिश साहबा। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, निहाल हाशमी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है, लेकिन ये बातें हुक्मरान पार्टी को ये बातें जो ना नहीं सूट करती है। हुक्मरान पार्टी को एक्शन सूट करती है कि वो ऐसी चीज़ों का क्या इसका रोकथाम करे, क्या कवानीन बना ले और किस तरह निपटे। और हमारे अजहर सिद्दीक साहब ने बातों बातों में मोहसिन नकवी साहब की तारीफ कर, लेकिन मंदोखेल साहब सॉरी, एक मिनट मैं इंटरप्शन की माफी चाहती हूँ सर। आप तीनों मेरे लिए हुक्मरान हैं। आप सिंध में हुक्मरान हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई हुक्मरान है, पंजाब और वफाक के अंदर नून लीग हुक्मरान है, तो मेरे लिए निहाल हाशमी भी हुक्मरान है, अजहर सिद्दीक भी हुक्मरान है, और मंदोखेल साहब आप तो दिखने में हुक्मरान लग रहे हैं माशाल्लाह। आपके चेहरे के ऊपर तो नूर भी आया हुआ है हुकूमत का। और तो पुलिस जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, पुलिस इज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसलिए सर मैंने फैक्ट चेक किया। अब आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। जी मंदोखेल साहब, अब आप बात मुकम्मल कर सकते हैं। जी सर। जी बिल्कुल, निहाल हाशमी साहब ने दुरुस्त फरमाया। पुलिस जो है ना, या अमन अमान का जो मसला है वो सूबाई सब्जेक्ट है 18वीं तरमीम के जरिए। अब अजहर सिद्दीक साहब ने मोहसिन नकवी साहब की तारीफ कर दी है, और मैं उस खातून को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ, शेरबानो साहिब गलबन नाम है, जिसने मौत के मुंह से एक खातून को निकाला, यानी उस हुजूम के अंदर, और एक खातून होने के नाते उसने जो दिलेरी दिखाई है, तो मैं ये समझ रहा हूँ काश अली अहमद गंडापुर साहब का भी कोई इस तरह रिश्तेदार होता और उस शख्स को जो लोगों ने घेर लिया और थाने में, और थाने से निकाल के ले जाता, तो आज मैं अली अहमद गंडापुर साहब की तारीफ करता है कि उनकी भी ऐसे रिश्तेदार है, और न सिर्फ वो मौला जट का किरदार अदा नहीं कर रहे बल्कि अच्छे काम भी करते हैं। और हैरत वाली बात ये है कि न सिर्फ उस शख्स को थाने से निकाला बल्कि पूरा का पूरा थाना को जला रखना। तो कहाँ थी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, कहाँ थी उनके लेवीज, कहाँ थी एफसी, कहाँ थी उनके मैनेजमेंट, कहाँ थे वो लोग जो पूरे का पूरे जो है ना थाने को जला के राख कर दिए। और लोग, कल मैं सुन रहा था किसी चैनल पे वहाँ का एसएसपी को, वो कह रहे नहीं मस्जिद में एक आध ऐलान हुआ है, बाकी लाउड स्पीकर पे रिक्शे में लेके घूम रहे। तो भाई कोई कलमन आदमी को बता दे कि तू एसएसपी हो के नेशनल टीवी पे आके ये बातें कर रहे हो, तो कहां मर गए तुम उसको रोकने के लिए? क्या भाई लाउड स्पीकर पे तुम्हारे सामने वो शहर में लोग लाउड स्पीकर पे एक मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए, इंतहाई नाखुशगवार वाकया है अगर ये सच्चा है, अगर दलाइल है, इंतहाई मैं कहता हूँ मुसलमानों के गैरत को और उनके जो ना वो ईमान को छेड़ा है उन्होंने। मगर एज ए सिक्योरिटी पर्सन, एज ए हुकूमत, ये काम नहीं होता है कि वो टीवी पे आके ये कह दे कि फला ने कर दिया, फला कर दिए। आप कहां मर गए? आप क्या रोकने के लिए? और फिर कानून हाथ में लेने के लिए आपके पास क्या है? वैसे तो आप रोते रहते हो अब हमें इख्तियारात नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास फलाने नहीं है। तो भाई ये जो इख्तियारात आपके पास है, जहां आप गवर्नर हाउस को बिलावल साहब को न घुसने की आप बार बार धमकियां दे रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में गवर्नर को न घुसने की धमकियां दे रहे हो, वहां आपके पुलिस और आपकी सिक्योरिटी के ये हाल है कि थाने के, बल्कि न सिर्फ उस शख्स को उठा लिया बल्कि पूरे के पूरे थाने को राख कर दिए जला के, और आप मुंह देखते रहते हो। कादिर भाई, इनके पास पावर तो बहुत है, बटन दबा देते हैं सीधा, एक बटन ऊपर नीचे, और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना वफाक कुछ बिगाड़ सकता है। और नहीं कादिर मंदोखेल साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा, क्या अली अमीन गंडापुर साहब फैसल करीम कुंडी साहब के रिश्तेदार हैं? सुनने में आया, मैंने कहा अभी बात निकली है रिश्तेदारी की, तो मैं पता कर लूं। भाई वो तो भी अजहर सिद्दीक साहब से पूछो, उनको आजकल रिश्तेदारों को ज्यादा पता है।
कौन किसका रिश्तेदार है मुझे नहीं पता। अच्छा, सवाल हाँ, ये है कि जो बात आप कर रही हो उस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह किरदार पुलिस ने अदा किए हाँ। है, अली अमीन गंडापुर साहब की आपने बटन की बात की है, वो बटन भी अक्लमंद आदमी गलत दबाया। आपको पता है उस दिन पिशावर के 32 फीडर जो ना वो बैठ गए और पूरा का पूरा पिशावर जो ना वो अंधेरे में डूब गया। तो कोई अकलमंद आदमी कोई इलेक्ट्रिशियन को ले जाते, कोई वापडा के रिश्तेदार को ले जाते, अगर कोई है कि भैया बटन कौन सा दबाना है, आपने मीडिया के सामने पता नहीं क्या बटन दबा दिए पूरे पिशावर। आप देख ले उस दिन की गुफ्तगू। सवाल ये है बेनी साहबा, चवान ये कहने का कि ये सारी चीजें जो ना ये कब तक इस तरह चलते रहेंगे। हाँ। एक तरफ आप कमेटी में जाते हो, एपेक्स कमेटी में या वजीर आजम के सामने, वहां तो आप बड़े शरीफ बन के बड़े सर झुका के सब कुछ सुन लेते, बाहर आके फिर मौला जड़ बन जाते आप। सवाल ये कि ये आज 5वां महीना है तो आप सूबाई हुकूमत की, आप मुझे बताओ 11 साल को 10 साल को हम एक तरफ छोड़ देते हैं, आप मुझे बताओ सूबे के लोगों को रोजगार चाहिए, इसी तरह बिजली पानी चाहिए, इसी तरह अमन चाहिए, इसी तरह रोजगार चाहिए, उसके लिए आपने क्या किया पूछ लेते हैं सिवाय ये अपने लीडर को खुश करने के लिए। जवाब लेके देती हूँ आपको अज़ीज़ सिद्दीक साहब से। सिद्दीक साहब आप ब्रेक में जरा अच्छी वाली तैयारी कर लें, बिल्कुल जैसे आप अपने केस की तैयारी करते हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम ये बात करेंगे कि एक ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है, अज़्म इस्तेहकाम। उस अज़्म इस्तेहकाम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों प्रॉब्लम है, उनकी क्यों चीखें निकल रही हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अज़हर सिद्दीक साहब हैं, निहाल हाशमी साहब हैं, कादिर मंदोखेल साहब हैं, तीनों पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अज़हर सिद्दीक साहब, मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है लेकिन चीखें PTI की निकल रही हैं। आपका मिलिट्री ऑपरेशन से क्या लेना देना? अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हो रहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ अगर एक कार्रवाई करनी है तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आप क्यों आवाजें अगेंस्ट उठा रहे हैं? चलो, आपको किसने कह दिया? सर 2 दिन से यही शोर मच रहा है। मुझे अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया, अभी इमरान खान साहब से मिलकर निकले हैं और वो बता रहे थे। जी सर। आपने मौलाना फजलुर रहमान नहीं सुना, आपने फिर अली वजीर और मोहसिन दावड़ को नहीं सुना, आपने ANP को नहीं सुना, जरा सुन लेते उनको आप। अच्छा, पहले तो मैं सर छोटी सी एक बात कह दूं आपको शायद पता नहीं है कि ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग अभी परसों तो हुकूमत में आई है। पिछले 70 साल से, ओह गलत कह दिया मैंने, वो तो अभी ये 10-12 दिन से हुकूमत में आई हैं और जो मुल्क का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। 70 ये 85 के प्रोजेक्ट से लेकर बता दें, ये पुलिस हमने बनाई थी, ये नैब शाह भी हमने बनाया था, सारा कुछ ही ये इन्हीं की हुई करतूतियां जो भूकत रहा कौम, पूरी कौम भुगत रही है। अभी मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन अब सुन ले सख्त बातें। कराची में दिन दहाड़े क्या होता है, क्राइम रेट तो मंगवाए ना वहां का, पता लगे आपको कि लोगों के साथ ज्यादती कितनी हो रही है। मैं कुछ ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, वो रिटोरिक बोल के, अच्छा वो रिश्तेदारी बोल के, और यार खुदारा हमें पता ना लाहौर में हम है ना कि वो क्या प्लान था, वो एक प्रमोट करना था, ड्रामा करना था उस औरत को, वो ड्रामा एक कर लिया और उस ड्रामे को समझ के आपने हीरो बना दिया। ऐसे ही हीरो बना दिए, मजाक बनाया हुआ हम लोगों ने पकड़ के। भाई जो लोग काम किया था वहां के SHOs ने, मुझसे पूछ रहे हैं आप, जो सर पूछना है वो चीजें सारी सामने। अब आए आप अगली बात की तरफ। देखिए, ऑपरेशन का इशू नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, आप करना चाहते हैं ना कोई काम, इस काम के लिए पार्लियामेंट जगह है। ये फैसला पार्लियामेंट करेगी कि ऑपरेशन कहाँ होना है, क्या होना है। आप एपेक्स कमेटी में बैठ कर क्या कर लिया आपने, इससे पहले कितने ऑपरेशन किए हैं आपने, उसके रिजल्ट देख लें आपके सामने। मैं उनकी विरासती में नहीं जाऊंगा, बहुत चीजें कंट्रोल हुई हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, समझने वाली बात ये है ना कि ये सारी चीजों को ये गौर करने की बात। हाँ, इस पे मैं समझता हूं कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर बैठना चाहिए और किसी का एजेंडा नहीं, यानी कम से कम जो है ना वो जो प्रॉक्सी श्रॉक्सी या इस तरह की चीजें छोड़ करना, इस पहले हम देखें बलूचिस्तान में हम क्या मसाइल फेस कर रहे हैं। हम KPK के अंदर कितनी मुसीबतें रही हैं, पश्तून खात हफ्स मूवमेंट और बाकी लोगों ने क्या क्या बातें करते रहते, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता कि बहुत तकलीफदेह बातें हैं, हमें उससे बचना है। हम यही चाह रहे हैं कि मुकामी धारे के अंदर सारी बातें रह के करें, जो भी करना चाहते हैं। अगर पार्लियामेंट इसकी इजाजत दे देती है तो कर लीजिएगा,
लेकिन ये कहकर वहां वजह क्या है, हमें क्या डरने की सर जरूरत वो है? कह तो रहे हैं हमें कि क्या ऐवान के अंदर एक बंद कमरे का इजलास होगा, और सर अब बार बार आप पार्लियामान से इजाजत की बात कर रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर ये रहकर करनी चाहिए। तो सर मुझे याद आ जाता है कि इमरान खान साहब थे वजीर आजम, और जनरल बाजवा साहब थे, और जनरल फैज हमीद थे। इन लोगों ने मिलके जब वो ऑपरेशन किया कि जी दहशतगर्दों को वापस लेकर के आओ और उनको एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो इतने टाइम से पाकिस्तान में हैं, तो उनको लीगलाइज करना चाहिए, उनको कौमी धारे में लाना चाहिए। सर तब तो आपने किसी पार्लियामान से नहीं पूछा था। हाँ, एक मीटिंग जरूर हुई थी सर, एक मीटिंग जरूर हुई थी, और उसके अंदर भी इमरान खान साहब नहीं बैठे थे, वो दूसरे कमरे में बैठे थे, और जनरल बाजवा आके बाकी सियासतदानों को ब्रीफिंग दे रहे थे। सर जी सर, जवाब ले लें तो फिर अगर एतराजात थे इन सबको, ये बाहर आते। हाँ, ये बातें मैं अभी बात कर लेती हूँ। एक्सेप्ट किया तो ये जो बातें है ना, ये अच्छा नहीं लगता। रिटोरिक की तरफ, जरा सीरियस इशू की तरफ आए कि इस मुल्क को बहुत कुछ हो गया, हम एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी बी टीमें बनकर बहुत वक्त गुजार लिया। अब बैठकर पार्लियामेंट फैसला करे, अवाम फैसला करे, अवाम तय करे कि क्या करना है। बहुत हो गया, अब जो कुछ भी करना चाहते हैं हम, मैं देखिए मेरा नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है। इसमें पार्लियामेंट बैठे, पार्लियामेंट लोगों की राय ले, वहां को पहले क्या हालात बन चुके हैं। अगर हमने पिछले जितने ऑपरेशन इतने जबरदस्त और कामयाब थे तो उसके रिजल्ट आने चाहिए थे ना सामने। और क्या मुझे बताइएगा, बॉर्डर क्या कि किसी सूबाई हुकूमत का इशू है? बॉर्डर तो हमेशा फेडरल सब्जेक्ट है, और हर एक को पता है कि बॉर्डर का जो मामला है बाकी देने हैं, ये सारे मामले तो उन्होंने देखने। ठीक है अज़र साहब, काफी ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, मुझे आपका जिस्ट मिल गया। निहाल हाशमी साहब, दो चीजों को एड्रेस करें। मसला इनको ऑपरेशन से नहीं है, मसला इनको जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो है, आप इनको अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर के आपको ये करना है। नंबर वन, इसको एड्रेस कर दे। और दूसरी चीज जो उन्होंने बड़ी बात की है कि जब आप लोगों को प्रॉब्लम थी कि भाई ये जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से पूछ करके और ये इमरान खान साहब ये तीनों मिल करके ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने शोर क्यों नहीं मचाया? उस वक्त आपने बंद कमरे के अंदर आमीन क्यों पढ़ा? आपको उसी वक्त शोर मचाना चाहिए था। दोनों चीजों को एड्रेस करते हैं। देखिए, हमारे दोस्त जो है वो चीजों को संजीदा नहीं ले रहे, वो हर चीजों को सियासी तौर पे हल करना चाहते हैं। हर उस चीज को ये चाहते हैं कि इनके नुक्ता नजर से देखा जाए और समझा जाए और जाना जाए। बात सारी यह है कि अगर यही इनकी बात थी पार्लियामेंट में लाने की, तो जब वजीर आला वहां पे गए थे और फिर इनके दो रहनुमा और गए थे, उनमें से एक गालिबन अली जफर साहब थे और एक और साहब थे, तो इनको वहां पे ये बात बैठ करके तमाम जो शुरकाए मजलिस थे उनके सामने ये बात करनी चाहिए थी। और ये सारी चीजें जो आज यहाँ पे मोहतरम अजहर साहब उठा रहे हैं, ये बात वहां उठानी चाहिए थी। असल में ये पार्टी का एक अलमिया है कि इनका वन पॉइंट एजेंडा है। वो वन पॉइंट एजेंडा है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमें इख्तिदार दे दो, और ये हमें जो है हम पे जितने भी मुकदमात थे वो खत्म करो। भाई हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम नहीं है मुकदमात खत्म करना, ये काम अदालतों का है। आप अदालतों के साथ जाए, फिर आपके इनके जितने लोग हैं वो अपनी अपनी बोली बोलते हैं, एक जबान नहीं है, एक सोच इनकी नहीं है, एक फिक्र इनकी नहीं है, और ये उस स्टेटस को से बाहर नहीं आए। इंतहाई खुदगर्जी की सियासत करते हैं इमरान खान साहब। उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जो है उनके मसाइल और हैं, इमरान खान साहब के मसाइल और हैं, पीटीआई के उन रहनुमाओं के मसाइल और हैं। तो अगर पाकिस्तान के लोगों को अमन चाहिए, अगर पाकिस्तान के लोगों को दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए, तो उसके जो मौके थे वो किसने पैदा किए? इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट ने। जब उन्होंने कहा था कि यहाँ पे टीटीपी का दफ्तर खोल देना चाहिए तालिबान का, जब उन्होंने कहा था इनको लाके बसाया जाए, जब उनके दौर में जेल को तोड़ दिया गया, जब उनके साथ वो नेगोशिएट करते थे, जब उन्होंने अफगानिस्तान के जब अमेरिका को शिकस्त हुई तो अपना DGISI वहां भेज दिया, तो ये सारी चीजें जब होती रही तो उस वक्त क्या इनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है? और इन्होंने जो हमें विरसे में दे दिया, ये क्या चीजें हमें दे के गए? कि पाकिस्तान के जो फौज के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं यार। मौत इसलिए नहीं चला है कि इनकी जानों का कुर्बान किया जाए, मौत इसलिए नहीं चलती। हम चाहते हैं हमारे ये शहजादे जिंदा और सलामत रहें, चौबंद रहें, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बेहतर करने के पुलिसिंग अपना काम करे। सियासी लोगों का काम नहीं है पेट्रोल छिड़कना, सियासी लोगों का काम है कि जहां पे आग लगी हो उसमें वो फायर ब्रिगेड का काम करें। अब चीजों को गहराई से जाकर के देखें, चीजों पे बात करें। पार्लियामेंट में तो ये गाली गलौज उतर आते हैं, लान तान करते हैं, बाइकआउट करके चले आते हैं। एक भी संजीदा तकरीर पार्लियामेंट में इन्होंने आज तक नहीं की।
बजट का सेशन है, बातें किसी और सब्जेक्ट पे करते हैं, पर्सनल वेंडेटा पे बात कर रहे होते हैं जी। हर वक्त इनको चाहिए एनआरओ कि हमें जी एनआरओ दे दें, हमें एनआरओ दे दें, हमारी ये मफाद है, ये क्लियर कर दें। लेकिन बहैसियत हुकूमत भी निहाल हाशमी साहब आपको इस सबसे टैकल कर रहा है ना। आप इस वक्त कंप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ आप कंप्लेन ही नहीं कर सकते कि इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया। आपको भी तो इन रिटर्न कुछ करना चाहिए ना, गिव इट बैक टू देम। या तो इनको समझाएं या फिर इनको इंसान बनाएं। हम कर रहे हैं जी, हम अपनी जिम्मेदारियों से, अपने फराइज से बिल्कुल गाफिल नहीं है, मगर इनके तरह हम खुदगर्जी की सियासत नहीं करते। हमारे लिए हमारी रियासत के एक एक फर्द, हुकूमत रियासत नहीं है, रियासत अलग चीज है, हुकूमत अलग चीज है, ये समझते नहीं है। रियासत पाकिस्तान है और उसको उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स लेकिन सर डे टू डे चीजें चलाने के लिए, पार्लियामान चलाने के लिए हुकूमत होती है ना। रियासत को चलाने के लिए हुकूमत जो है रियासत को ऐसे तरीके से चला रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में इनके मसाइल नहीं, पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल हैं जिसे हमें ऐसे तरीके से हल करना है। और आप हमारी देखें ना, हमारी फराग दिली और हमारी दूरअंदेशी या हमारी सियासत और उसकी फसाद कि हमने उस मीटिंग में कोई तासुब नहीं किया। हमने कहा जो पीटीआई के जो दोस्त हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जो वजीर आला है, वो भी आए, बैठे, अपने तजावीज़ पेश करें और दूसरों की तजावीज़ सुने। ये किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए। भाई सर आपने उनको अज़्म इस्तेहकाम का बताया, आपने उनको लफ्ज ऑपरेशन नहीं बताया। अगर आप उनको बता देते कि ये एक ऑपरेशन है तो वो उसी वक्त ही नहीं आते। आप भी तो उनके साथ फिर जरा बड़े टैक्टफुली खेल रहे हैं ना। आप उनको बता देते कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है। बड़ा वादे और दो टोक उनको हर चीज, हर पैगाम दिया गया। ठीक है, चले मैं कादिर मंदोखेल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। कादिर मंदोखेल साहब, ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चीखें निकल रही हैं। ये कैसे चीखें बंद होंगी? आप इनको कैसे कन्विंस करेंगे? कैसे आप इनको कन्विंस करेंगे? आप गलत करती हैं। अच्छा सर, कैसे कन्विंस? ठीक है अज़र सदीक साहब, अच्छा ना करें। अच्छा चले, उसके बारे में कोई आपको अल्फाज नहीं दिख रहा। या वैसे अज़र सदीक साहब, मैं हैरान परेशान हूँ कि आपको आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरूरत पड़ गई प्रोग्राम के लिए। आप एक अलग, आपकी इंडिविजुअलिटी है, आप एक अलग पार्टी है सर। अच्छा जवाब तो ले लेना। अच्छा जी, कादिर मंदोखेल साहब, अज़र सदीक साहब की भरपूर फरमाइश पर आप इनको कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे आप इनको कौमी धारे में लाएंगे कि भाई अज़र भाई इस टाइम पर ऑपरेशन बहुत जरूरी है? कैसे करेंगे आप ये बात? जब से जरदारी साहब सदर बने हैं ना, जरदारी साहब तो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मा हो गए हैं। जी जी कादिर भाई, पहली बात तो ये है कि आप को अगर इख्तियार दिया जाए पूरे पाकिस्तान का, और आप इनको मुतमईन नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एक ही जगह सुई अटकी हुई है कि इमरान खान को रिहा कर दो। इनको बाकी किसी अवाम से, पाकिस्तान से लेना देना नहीं। आपको याद होगा बन्नू जेल में जब दहशतगर्द घुसे थे, 400 के लगभग कैदी अपने साथ ले गए, शरबत पी के, और फिर अपनी जगह पे जहां पहुंचे वहां टेलीफोन करके बता दिया है हम खैरियत से पहुंच गए, इनकी नाक के नीचे। और ये इनको जरा से भी उनके ऊपर निदामत भी नहीं आई। और उससे पहले अगर आपको याद होगा 2008 से 2013 के दौरान, जहां दहशतगर्द इस्लामाबाद के पहाड़ियों तक पहुंच गए, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में जब स्वात ऑपरेशन शुरू हुआ, आपने देखा कि स्वात ऑपरेशन अभी पिछले हफ्ते तक जो ना वो पुरअमन था, बिल्कुल पुरअमन था। आपने देखा है कि वहां टूरिज्म बढ़ गया है, वहां पे आवाम लोगों ने कारोबार शुरू किए वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं कि एक वाकये ने उसका सत्यानाश कर दिया है। अब सवाल यह है, जो ऑपरेशन अज़्म, आपने सही दुरुस्त फरमाया, ये बेसिकली अज़्म इस्तेकाम को इस्तेकाम पार्टी समझ रहे थे कि शायद वहां कोई नई ब्रांच खोल रहे। भाई जब आप वजीर आला हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, वजीर आला साहब बाकायदा बता रहे थे कि वहां सिक्योरिटी के ऊपर बात भी है। तो कोई अक्लमंद इसको ये बता दे, जब इतने हाई लेवल पे मीटिंग थी और सिक्योरिटी के हवाले से सारे खदशात, सारे दहशतगर्दी, हर चीज डिस्कस हुई है, तो किस लिए हुई है? इसलिए हुई है कि इसको जो ना हमने रोकना है। अब आपने सही दुरुस्त फरमा है कि लफ्ज ऑपरेशन नहीं लिखा हुआ इसके अंदर। अब इस अकलमंद को खोपड़ी में डाल दे लफ्ज ऑपरेशन, तब जाके समझेगा। लेकिन सर ये मैंने नहीं कहा, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि उन्होंने मुझे ऑपरेशन का नहीं बताया था, सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम का बताया था। अच्छा, तो मैं वही बात कर रहा हूं ना कि उसको थोड़ा सा जो है ना, वो बचपन में हम कहते थे ना कि बंदन सर मंडवा ले तो थोड़ा सा अकल तेज हो जाती है, तो शायद ये फार्मूला इख्तियार करके उनकी शायद अकल तेज हो जाए। बाकी मुझे तो लगता नहीं है
कि पुख्तनख्वा के लोगों के लिए वो कोई नेक काम करेंगे, और खुद पीटीआई का ये शख्स जो है ना वो एक बदनामी का ये एक बनेगा, वजह बनेगा। अब सवाल ये है जैसा स्वाद का ऑपरेशन का या बनू का या दूसरी चीज, अच्छा एक और बात बताए, हाँ। चलो ये ऑपरेशन अगर नहीं होता है तब पीटीआई खुश है, तब पीटीआई सुकून से, तब कोई इशू नहीं है। ओ भाई आप कुरान सर पे लेके जाए तब भी जाके उनको मसला होगा, फिर भी जाके शक की निगाह से देखेंगे। या कादिर भाई आपने तो प्रोग्राम में ही सरेंडर कर दिया, वो किधर गया? एक जरदारी सब पर भारी, मुझे तो लगा था जरदारी साहब के पास जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा, आपने तो मायूस कर दिया यार। मुझे ब्रेक लेने दें, एक ब्रेक लेते हैं कादिर भाई, ब्रेक लेती हूँ, वापस आके हम डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं। विल बी बैक शॉर्टली, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है। आज़ाद सिद्दीक साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, वो पूछ रहे थे आपसे कि अगर हम कह दें कि जी ऑपरेशन नहीं होगा फिर ओके हैं आप, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज़ाद सिद्दीक साहब मैंने शायद मैं उर्दू में बोल रहा था, मैं कोई फारसी या हिंदी में या पश्तो में तो मैंने बात की नहीं है, मैंने तो बड़ी सीरियस ही बात की है। दोनों के पास जवाब नहीं है, बड़ी बातें करते रहे हैं, पार्लियामेंट है, सुप्रीम है, पार्लियामेंट। मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है। पहली तो बात है कि अगर सूबे में करना है तो फैसला फिर सूबा करेगा ना, सूबाई असेंबली करेगी। अगर चूंकि वजह क्या है, वफाकी करना चाह रही ना, वफाकी हुकूमत करना चाह रही तो पार्लियामेंट करेगी। सीधा सा एक सवाल दिया है, वो तोता मैना की कहानी सुनाई जा रहे हैं, वही टेप चल रही है, वही कहानी चल रही है। पता नहीं आपके सवाल को शायद मंदोखेल साहब लतीफा समझ रहे हैं, वो तो हंस रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो बस समझे ना बात को। कौम बेवकूफ नहीं बनने वाली है ना, कौम ने बेवकूफ बनने वाली कौम। मेरी बात को जरा समझे ना, आप सीरियस ले, वाला वो सीरियस लेगा है क्या, कहा सी बात कही है। आप ये चाहते हैं ना, आप चाहते हैं इसकी डिस्कशन हो, मन को मुद्दा किया जाए, पाकिस्तान समझती है, लेकिन उससे क्या होना है, कल अल्टीमेटली नुकसान होना है। वो रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, क्या है, बिल्कुल करें। दहशतगर्दी के खिलाफ काफी ज्यादा मामले को छोड़ दें, ठीक है, ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये तय करता कि दहशतगर्द कौन है कौन नहीं। आपको पर्चे तो जेबों में रखे हुए हैं, तो पंजाब के अंदर हर कोई दहशतगर्द ऊपर भी साथ दहशतगर्दी के मूवमेंट के दौरान। अच्छा, मेरे सामने ना इस वक्त ये 3 विंडोज हैं और तीनों जो हजरात हैं तीनों विंडोज में आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी विंडो ना, अजहर सिद्दीक साहब की जो विंडो है ना, वो पीपल्स पार्टी के साथ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि बजट वाले मामले पे लेके के ना पीपल्स पार्टी का भी ये मसला था कि बजट के ऊपर नहीं, हमसे पूछा क्यों नहीं गया, इनका भी ऑपरेशन का मसला नहीं है, इनको आपने शामिल क्यों नहीं किया। कादिर मंदोखेल साहब, जो आपके साथ हुआ वो यही शिकायतें कर रहे हैं। अब आप लोग को तो पता है कि आपको पीपल्स पार्टी को पंजाब में क्या हिस्सा चाहिए, पीपल्स पार्टी को वफाक में क्या चाहिए, इनके लिए भी तो कोई रास्ता निकाले ना, कोई ले दे के बात सेटल वेटल करें, अमन अमान कायम हो और साथ में ये अज़्म इस्तेकाम जारी सारी हो। कादिर मंदोखेल साहब, ये अब आपको समझ आइए इनका क्या प्रॉब्लम है। इनको इनके शूज में आकर देखें, जैसा आप महसूस कर रहे थे ना बजट के टाइम पे, हमसे पूछा नहीं, हमें बताया नहीं, हमें कहा नहीं, यही प्रॉब्लम है। नहीं है, मैं अच्छा पहले ही बात सुन ले जी, पहले ये बात सुन ले अमन वाली। अभी अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे थे, जरा मुझे सुनेंगे अजहर साहब? इशू ये नहीं है, अगर अमन का मसला है तो फिर सुबह ये करना है। ठीक है, आ गया सर, पॉइंट आ गया सर। अजहर सिद्दीक साहब आ गया पॉइंट, केपीके डिसाइड करेगी, बिल्कुल केपीके डिसाइड करेगी, सही बात है। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि बजट के अंदर हम कुछ चीजें डिसाइड करेंगे, वही बात है ना। जी बताइए कादिर मंदोखेल साहब, जी बताइए। अच्छा, क्या क्या चाहिए आपको, जल्दी बता दें, हाल भाई से ले देते हैं आपको, क्या चाहिए आपको? मुझे बोलने तो देना जी। मुझे तो बड़ी हैरत है अजहर साहब की बात पे। आपने कहा ये लतीफा सुना रहे, बिल्कुल लतीफा सुना रहा है। पहले उसने पार्लियामान की बात की, उसके बाद 1 सेकंड बाद उसने उस बात से भी मुकर के बोले सुबह असेंबली डिसाइड करेगी। आप मुझे बताओ, सिक्योरिटी का मामला, आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस अदारे, चारों सूबों के वज़ीर आला बैठे हुए हैं, तो वो किस लिए मरकज बैठी हुई है? मरकज किस लिए बैठी हुई है? मरकज के पास इख्तियार है। अब ये कहते नहीं ये सूबा के पास इख्तियार है। तो मैं तो आपके तवज्जो से वफाकी हुकूमत से कहूंगा कि अमन अमान का मसला भी ऑलरेडी 18वीं तरमीम के जरिए उनके पास है, ये भी उनको दे दे ताकि उनको पता चल जाए कि वो किस तरह संभाल रहे हैं। खामखा बच्चों वाले खेल है, ये लोग कुछ नहीं मानेंगे, आप कुछ भी कर लो,
सूबाई को भी दो, इसको भी दो, हर चीज दो, फिर भी उन्होंने शोर मचाना है क्योंकि लीडर को जेल से बाहर निकालना है और वो निकाल नहीं सकेंगे। अभी 12 मई के मुकदमात बाकी है, अभी कोर कमांडर की वर्दी के केस बाकी है, अभी कर्नल शेर खान का सर जो कलम की है मुजस्मे का वो केस बाकी है, अभी वो शोहदा की यादगारों को जलाना केस बाकी है, अभी भी एमएम आलम की जहाज को जलाने के मुकदमात बाकी है। अजहर साहब जरा ठंडा पानी पी के बैठ जाए, अब ये भूल जाएंगे सारी चीजें। जब आपकी अदालत में और हम तीनों वकील बैठे हुए, जब आपकी अदालतें फैसला देंगी और आपके खिलाफ देंगी और आप वकील होंगे, तब पता चल जाएगा कि अपने क्लाइंट को कैसे डिफेंड करूंगा शोहदा की यादगारों को जलाने के लिए। बाकी बात की हमें चाहिए, हमें सिर्फ इतनी गुजारिश थी, हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश थी कि पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपी जिस एरिया में है वहां जो आपने डिप्टी कमिश्नर और अफसरान लगाया वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है। आप बदल के अपनी मर्जी को सामने आवाम से चाहिए। ठीक है सर, आ गया पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब 1 मिनट आप ले लें। आज़िज़ सिद्दीक साहब मैं आपको 1 मिनट देती हूँ ना, ऐसे क्रॉस टॉक हो रही है समझ नहीं आ रही। निहाल हाशमी साहब, पीटीआई ने आपके नाक में दम किया हुआ है और ऐसी सूरत हाल में आप पीपल्स पार्टी को नाराज करके तो हुकूमत कर नहीं सकेंगे, तो मसला सेटल करें सर, बिस्मिल्लाह करें। कल भी आपने ये करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी बता दें कि मसला खत्म। कोई नहीं कटा हुआ। देखिए एक बात तो आपको बता दें कि पीटीआई ने हमारे नाक में दम नहीं किया हुआ, अपने नाक में दम किया हुआ है। अपने कारकुनों के, अपने वोटरों के, अपने सपोर्टरों के, और केपी जहां उनके अख्तियारात चलता है वहां पे नाक में दम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाक में दम ये कर नहीं सकते हैं। अच्छा। ये अपने नाक में कर रहे हैं दम। हमें इनसे कोई नहीं, पार्लियामेंट में आए, आकर के बात करें, जो भी इनके मसाइल है बैठ के माँ से वह इसके खुदगर्जी की बात ना करें, एनआरओ ना बगे कि जी छोड़ दो खान को। अरे भाई जेल जाना काम है, अगर आपने गलत काम ना किया होता तो जेल ना जाते। आपने गलत काम किया, आपने $190 मिलियन दे दिया रियासत का किसी और को। डॉलर कह के रेट कम कर रहे हैं, पाउंड ऊपर है। जी सर, आप गलत काम करते हैं और उसके बाद आप आवाम को चाहते हैं कि आवाम सड़कों पर, आवाम आपके लिए गलत काम, हाँ आवाम आएगी, कोई रियासती काम हो, कोई आवाम के उमंग की बात करें, आवामी बात तो आप करते नहीं है, तो वो हमें पीटीआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, हम एहतराम करते हैं, उनके जो मसाइल हैं जो हमारे बस में होगा हम जरूर उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है जी। आज़िज़ सिद्दीक साहब 30 सेकंड्स, ये बड़ी मुश्किलों से निहाल भाई से खींच के आपको दिए हैं, सम अप। जी सर। मैं कहता हूँ आइन और कानून, हम वकील हैं सारे ही, कोई आइन और कानून की उन्होंने बात की हो, ख्वाहिशात पे बैठे बातें करते रहते हैं। भाई 9 मई के वाकये कब कह रहे हैं, जाएं कोर्टों पे जाकर सेटल डाउन करें, भी कोई ऐसा बात नहीं है। ख्वाहिशें इनकी हैं, वजह क्या है, प्रॉक्सी है, एस्टैब्लिशमेंट। पहले पीपल्स पार्टी कभी एस्टैब्लिशमेंट की जमात नहीं, मैं खुला कह रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट की जमात है इस वक्त। इसमें नून लीग के साथ बैठ के एस्टैब्लिशमेंट का खेल खेल रही है, प्रॉक्सी सारे लगे हुए हैं। वोट आपने देखा नहीं कि मौसम को वोट देते आप खुलवाने के लिए कह रहे हो और एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी हमारे अभी तो आपने कहा कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत खेली है, अभी पार्लियामेंट के अंदर बात करनी चाहिए। आप जरा सोचे बात को कि भुट्टो साहब की रूह को कितना नुकसान पहुंचाया है। के साथ रोने के दिन बाकी है अभी अच्छा चले ठीक है। अरे सर आज तो हंसने दें, कादिर भाई आज तो हंसने दें, आज भी अजहर सिद्दीक साहब को भी आप हंसने दें। अभी अभी तो ईद खत्म हुई है, हंसते हंसते खेलते शो खत्म करें सर। दिस इज जस्ट अ शो, दिस इज नॉट एनी अदालत, दिस इज जस्ट अ शो। हंसते खेलते हुए शो को खत्म करना चाहिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह।